everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. Good morning everyone. Welcome back to the class. जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हम रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी को पढ़ रहे थे और रिवील्ड प्रीफरेंस थ्योरी में हमने जो उसके बेसिक अजम्पशंस हैं, जो उसके बेसिक पोस्टुलेट्स हैं, वो सब पढ़ा. और लास्ट की क्लास में हमने देखा कि जो डिमांड थ्योरम है वो किस तरीके से ड्राइव करनी है. डेरिवेशन हम लास्ट क्लास में नहीं ड्राइव कर पाए थे बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, लेकिन आज की क्लास में हम डिमांड थ्योरम को ड्राइव करते हैं. ठीक है, डिमांड थ्योरम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सैमुअल्सन ने जो डिमांड कर्व को ड्राइव किया, इसमें उसने एक अजम्पशन मानी दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो पॉजिटिव है. इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, जब भी इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी साथ साथ बढ़ेगी, यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी पॉजिटिव. ठीक है, तो मैंने कल की क्लास में स्टेटमेंट भी बताया था, एनी गुड दैट इज नोन ऑलवेज टू इंक्रीज इन डिमांड व्हेन मनी इनकम अलोन राइजेस मस्ट डेफिनेटली श्रिंक इन डिमांड व्हेन इट्स प्राइस अलोन राइजेस. यानी कि अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, तो लॉ ऑफ डिमांड मेरा होल्ड करेगा. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? वेन एवर देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. वेन एवर देयर विल बी डिक्रीज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी. इन शॉर्ट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, इसको उसने फंडामेंटल कंजम्पशन थ्योरम का नाम दिया. क्या नाम दिया? फंडामेंटल कंजम्पशन थ्योरम. फंडामेंटल कंजम्पशन थ्योरम की बात करें तो यानी कि लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है. तो सबसे पहले हमको लॉ ऑफ डिमांड देखना है. किस केस में देखना है? केस 1. क्या है केस 1? व्हेन प्राइस गुड एक्स राइजेस. ठीक है, पैनल बनाइए एक. ओ गुड बाय गुड एक्स लेट्स से जो कंज्यूमर है उसका जो बजट कंस्ट्रेंट है वो ए बी है. ठीक है, और ये मान लीजिए कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को 2 गुड्स पे खर्च करता है. तो अगर वो सारी इनकम को गुड पे खर्च करे तो एक्स के रिस्पेक्ट में वो कितना खर्च ले सकता है? एक्स को ओबी, और वाई कितना ले सकता है? ओबी. इन केस अगर वो सारी की सारी इनकम जो है दोनों के दोनों गुड्स पे खर्च करे, अब उसको जो अपना बंडल चूज करना है वो या तो विद इन द ट्राइंगल ए ओ ए बी होगा या फिर ऑन द ट्राइंगल ओ ए बी होगा. ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आपको. नाउ लेट्स से जो कंज्यूमर है वो चूज कर रहा है बंडल क्यू. हमने देखा जो कंज्यूमर है वो बंडल क्यू को चूज कर रहा है. ठीक है, क्यू को चूज कर रहा है. नाउ
जब उसने क्यू को चूज किया तो हमें पता चल गया दैट ही कंसीडर ऑल अदर बंडल्स, ऑल अदर पॉइंट्स, ऑल अदर कंजम्पशन पॉइंट्स इंफीरियर टू द क्यू। ठीक है, ओ ए बी में जितने भी बंडल्स हैं उन सबको वो इंफीरियर मानता है इन कंपैरिजन टू क्यू, यानी कि क्यू उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। अब मान लीजिए प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हो गया, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हो गया तो मेरी बजट लाइन रोटेट हो जाएगी, तो मेरी बजट लाइन इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हुआ, मेरी जो बजट लाइन है वो रोटेट हुई, और जब मेरी बजट लाइन रोटेट हुई तो वो ए बी से ए सी पर आ गई। ठीक है, इतना समझ में आया? इतने में कोई कंफ्यूजन? नाउ हमको ये पता लगाना है कि ये जो प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ा है, इस प्राइस के बढ़ने की वजह से जो कंज्यूमर है, प्राइस ऑफ गुड एक्स हमने क्या कहा, बढ़ गया। तो अब हमको ये पता करना है कि ये जो प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ा है, इसके बढ़ने की वजह से इस कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमको ये पता करना है कि जो इनकम सिचुएशन एसी अब हो गई है, पहले हमारी प्राइस इनकम सिचुएशन क्या थी, ए बी, अब प्राइस इनकम सिचुएशन क्या हो गई है, ए सी। तो अब मेरे को ये पता करना है कि इस प्राइस इनकम सिचुएशन में कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। तो उसको पता करने की एक अप्रोच है जो कि हम बोलते हैं कॉस्ट डिफरेंस अप्रोच, दैट इज नोन एज द स्लस्की कॉस्ट डिफरेंस अप्रोच। उसमें क्या होता है, तो मैंने आपको इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज बताया था, प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करना बताया था इनटू इनकम इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इफ यू रिमेंबर इट। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि हम कंज्यूमर को उतना पैसा दे देते हैं ताकि वो ओरिजिनल बंडल को अफोर्ड कर पाए। ठीक है, यानी कि हम कंज्यूमर को इतना पैसा दे देते हैं ताकि वो ओरिजिनल बंडल को अफोर्ड कर पाए बाय मेजरिंग द कॉस्ट डिफरेंस। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको स्लस्की में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कंज्यूमर को कॉम्पनसेट करना है, और जब हम कंज्यूमर को कॉम्पनसेट करेंगे तो इस तरीके से कॉम्पनसेट करना है कि जो ओरिजिनल वाला बंडल है वो उसके लिए अफोर्डेबल रहे। यानी कि एक बजट लाइन बनाइए पैरेलल टू AC which is passing through, हमने एक बजट लाइन बनाई AC के पैरेलल DE एंड ये पास हो रही है Q से। तो इसका क्या मतलब है कि Q वाला जो कंजम्पशन बंडल है वो अभी भी हमारे लिए अफोर्डेबल है, कंज्यूमर चाहे तो उसे भी खरीद सकता है। अब हम इसमें थोड़ी सी ना लॉजिकल रीजनिंग यूज करेंगे। कैसे लॉजिकल रीजनिंग यूज करेंगे, देखिए अब हमारी बजट लाइन क्या हो गई, DE। नाउ मनी इनकम सिचुएशन क्या है, DE। ठीक है, दिस इज DE। मैं इसको दूसरे कलर से कर दूं क्या, DE। ठीक है, अब DE में समझने वाली बात यह है कि जो कंज्यूमर है, DE जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक उसका पार्ट है DQ, QD लिख लेते हैं, और दूसरा उसका पार्ट है QE। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि DE हमारे दो पार्ट में है, एक Q से नीचे वाला पोर्शन, एक Q से ऊपर वाला पोर्शन। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो कंज्यूमर है ना वो कभी भी नीचे वाले पोर्शन पे कंजम्पशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कंजम्पशन, उसका बहुत छोटा सा लॉजिक है कि जब हम इनिशियल बजट लाइन में थे, जो मेरी इनिशियल प्राइस इनकम सिचुएशन थी वो ए बी थी, और जब मेरी इनिशियल प्राइस इनकम सिचुएशन ए बी थी तो उस केस में क्या था, उस केस में बेटा ये जो पोर्शन है ना, जो क्यू बी हमको दिख रहा है वो उस टाइम पे भी उसके लिए अफोर्डेबल भी था और अवेलेबल भी था। ठीक है, तो ये जो क्यू ई वाला पार्ट है ना, ये क्यू ई वाला जो पार्ट है ये हमारे पास पहले से है, ऑलरेडी है। तो अगर हमने इसको पहले चूज नहीं किया और अब चूज कर लेते हैं
तो मेरी एक अजम्पशन जो मैं मानती आ रही हूं वो ब्रेक हो जाएगी। मैंने क्या अजम्पशन मानी है? मैंने अजम्पशन मानी थी कि अगर कंज्यूमर के पास दो बंडल हैं ए और बी, और उसमें से वो ए को चूज करता है, देन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ही विल नेवर चूज बी अगेंस्ट ए। वो फिर अगर उसको फिर से चॉइस दी जाए तो बी को वो कभी चूज नहीं करेगा, प्रोवाइडेड ए इज अफोर्डेबल। ठीक है, आई होप इतना आपको पता होगा। ठीक है, मैंने इस अजम्पशन को कंसिस्टेंसी का नाम दिया था कल की क्लास में। ठीक है, तो हमें यह तो पता चल गया कि जो कंज्यूमर है वो क्यू ई वाले पार्ट पे नहीं कंजम्पशन करेगा। तो कंज्यूमर के पास क्या ऑप्शन बचा? कंज्यूमर के पास ऑप्शन बचा कि या तो वो क्यू पे कंज्यूम करे या फिर वो डी ए क्यू इस वाले पार्ट में कंजम्पशन करे। ठीक है, अगर वो इस वाले पार्ट में कंजम्पशन करता है, देखिए अगर उसने क्यू में कंजम्पशन किया तो क्यू में तो एक्स की क्वांटिटी कम रहेगी, लेकिन क्यू में तो एक्स की क्वांटिटी ये रहेगी सेम जो कि पहले थी। बट अगर उसने क्यू के अलावा किसी भी पार्ट पे कंजम्पशन किया तो जो एक्स है वो कम होता जाएगा। ठीक है, एक्स जो है वो कम होता जाएगा। क्या समझ में आया? कि अगर वो डी ए क्यू पे, दो पॉसिबिलिटी है, पहला या तो वो क्यू को चूज करे या फिर अदर देन क्यू कुछ भी चूज करे। तो अगर वो क्यू को चूज कर रहा है तो क्यू को चूज करने के केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स का कंजम्पशन है वो सेम रहेगा। अदर देन क्यू को अगर चूज करता है तो हमारा एक्स का कंजम्पशन कम हो रहा है। तो जैसे जैसे मेरा प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ा, मेरी क्वांटिटी जो है वो कम होती चली गई, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी कम होती चली गई। इतना, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ जब हमने कंज्यूमर को उसके लॉस के लिए कॉम्पनसेट किया, ठीक है, जब भी प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ता है तो हमारी रियल इनकम कम होती है, तो कंज्यूमर का जो है वेलफेयर लॉस होता है। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लॉस होता है। ठीक है, और जब भी कंज्यूमर का वेलफेयर लॉस हुआ या सेटिस्फेक्शन लॉस हुआ, हमने उसको कॉम्पनसेट किया बाय द मेथड ऑफ कॉस्ट डिफरेंस, और एग्जैक्ट इस तरीके से कॉम्पनसेट किया कि उसका जो पहले वाला बंडल था ना वो अब भी उसके लिए अफोर्डेबल हो। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि कॉम्पनसेट करने के बाद भी कंज्यूमर, जब हमने उसको सफिशिएंट मनी इनकम दे दिया है उसके बाद में भी जो कंज्यूमर है वो गुड्स का या तो सेम अमाउंट कंज्यूम कर रहा है या फिर कम कंज्यूम कर रहा है, या तो वो उतना ही कंज्यूम कर रहा है या फिर उसने अपना कंजम्पशन जो है वो कम कर दिया है। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी मेरा प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ा तो मेरा जो है कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं, या तो सेम रहेगा या कम रहेगा। ठीक है, अगर हमने अभी तक तो हमने उसका एक्स्ट्रा मनी दी हुई थी, वी वर कॉम्पनसेटिंग हिम थ्रू द कॉस्ट डिफरेंस। नाउ जस्ट इमेजिन अगर हम उसको कॉम्पनसेट ना करें, तो जब वो कॉम्पनसेट करने के बाद में भी ज्यादा कंजम्पशन नहीं कर रहा है, तो जब हम उसको कॉम्पनसेट नहीं करेंगे तो उसका कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? लॉजिकल, लेट्स से आप 4,000 रुपए का कुछ खरीदते हैं और आपने 4,000 रुपए का कुछ खरीदा, बाद में आपको पता चला वो 5,000 रुपए का हो गया, तो आपको 1,000 रुपए, मैंने कहा कि मैं आपको 1,000 रुपए देती हूँ, मैं आपको कॉम्पनसेट करती हूँ थ्रू द मेथड ऑफ कॉस्ट डिफरेंस। लेकिन अगर आपको मैंने 1,000 रुपीज दिया, आपके पास 5,000 रुपीज हो गया, और 5,000 रुपीज होने के बाद में भी अगर आपने नहीं खरीदा है तो क्या 4,000 पे खरीदोगे? लॉजिकल चीज, नहीं खरीदोगे। तो इससे ये चीज तो स्टैब्लिश हो गई कि वेन एवर देर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। इतना स्टैब्लिश हो गया, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल होगा वेन एवर जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो पॉजिटिव हो। हमारा प्राइस बढ़ा, हमारी रियल इनकम कम हुई, अगर हमारी रियल इनकम कम हुई तो मेरा डिमांड भी कम होगा। ठीक है,
दिस इज द कंडीशन विच वी हैव टू कीप इन द माइंड. मैं पढ़ के सुना देती हूँ. इवन आफ्टर सफिशिएंट एक्स्ट्रा इनकम हैज बीन ग्रांटेड टू द कंज्यूमर to compensate him for the rise in the price of good X, he purchases either the same or the smaller quantity. He will consume either at Q or in the area QDA. ठीक है. Now, if the extra money granted to him is withdrawn, जो हमने उसको एक्स्ट्रा मनी दिया उसको हम विड्रॉ कर ले, he will definitely buy the smaller amount of X at higher price if the demand for good X is known to fall with the decrease in income. ठीक है. इनकम कम हुई हमारी, प्राइस बढ़ा, इनकम कम हुई. अगर इस इनकम के कम होने की वजह से मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी कम होगा. ठीक है. यानी कि अगर प्राइस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरी पॉजिटिव होगी, ओनली दैट अंडर दैट सिनेरियो मेरा डिमांड थ्योरम जो है वो होल्ड करेगा. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस. आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले. आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स. Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.